हेलो एवरीवन, मैं आनंद नागवंशी आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष परिस्थिति में किए गए कथन जो कि धारा 28 से 32 में दिए गए हैं, इन्हें यदि हम पढ़ते हैं सारी धाराओं को तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये दो बातें करते हैं। पहला, कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई पुस्तकों के बारे में धारा 28 बात करती है। इसका क्या अर्थ हुआ? कारोबार बिजनेस जब करते हैं तो उसी अनुक्रम में नियमित रखी गई लेखा पुस्तक यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है। लेखा पुस्तक का अर्थ होता है पुस्तक, और पुस्तक क्या पन्नों में होती है? पन्ने में तो होती है लेकिन इकट्ठी होती है, संग्रह होता है। तो कारोबार में अनुक्रम में नियमित रूप से आप जब रखते हैं लेखा पुस्तक, यानी कि एक बाउंड बंधा हुआ पुस्तक होती है, तो उसी प्रकार से रेगुलर आप दिन प्रतिदिन रखते हैं या हवर्स के हिसाब से आपका कारोबार है तो हवर्स के हिसाब से आप उसमें प्रविष्टियां करते हैं, लिखते हैं, तो वो लेखा पुस्तक में आएगा जो सेक्शन 28 में दिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन पब्लिक नेचर की, यानी कि सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या लोक सेवक द्वारा कोई प्रविष्टियां रखी गई है, यानी कि लोक प्रकृति के अभिलेख में प्रविष्टि की जाती है, तो वो अधिनियम की धारा 29 से लेकर 32 तक दिया गया है। मेनली देखा जाए तो इसका मुख्य प्रोविजन लोक प्रकृति का 29 में होता है, बाकी अन्य उपबंध 30, 31 और 32 में दिए गए हैं। अच्छा, दोनों में अंतर एक और है, अंतर नहीं, अगर प्रोविजन को देखा जाए तो 28 में जब ये इसका पावर कम है, एविडेंस के रूप में न्यायालय में देते हैं, तो बजाय इसके, क्योंकि ये लोक प्रकृति की है, इसमें प्रमाणित प्रति भी चल जाती है। धारा 29 से 32 में जो प्रोविजन है लोक अभिलेख में क्या चल जाता है, और विटनेस के रूप में इसमें साक्षी के रूप में व्यक्ति खुद आ भी सकता है और नहीं भी आए, उसकी प्रमाणित प्रति कॉपी चल जाती है। लेकिन यहाँ पर एविडेंस को ज़्यादा सुसंगत या वैल्यू के लिए जो व्यक्ति ने उसे लिखा है, यानी कि लिपिक ने, तो उसका आना भी आवश्यक है, और न्यायालय में आकर वो बताए कि क्या पुस्तक नियमित रूप से रखी गई थी और क्या नियमित रूप से रखी गई है आपके माध्यम से। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए ताकि साक्ष्य ज़्यादा अच्छा हो सके। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं लेखा पुस्तक जो वर्ड है, तो हमने बताया कि संग्रह है एक किसी विषय का। इसी प्रकार से जो भी आप रिकॉर्ड रखते हैं बिजनेस में, तो उसका संग्रह लेखा पुस्तक में आ जाएगा। तो लेखा पुस्तक में क्या नहीं आएगा, प्रश्न ये उठता है। तो याद रखिएगा, जैसे खुले पन्ने में आप कोई चीज़ें रखते हैं तो वो चीज़ नहीं आएगी किस पे? लेखा पुस्तक में। अच्छा, आपने कोई पुस्तक है उसका सार कहीं लिख दिया है तो वो भी नहीं आएगा लेखा पुस्तक में। और लेखा पुस्तक में क्या होना चाहिए? तो कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखा गया हो वही आएगा। अब इसका हम अगर दृष्टांत पढ़ते हैं तो धारा 28 में लिखा गया है लेखा पुस्तक की प्रविष्टि। अभी हम इसको पढ़ेंगे, केवल अभी डायग्राम से समझा है, आगे हम इसका कंटेंट भी आवश्यक तत्व आपको देंगे, आप उसे लिख सकते हैं। चलिए पहले इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए 1000 रुपये के लिए बाद लाता है बी पर, ठीक है, और अपनी लेखा भइयों की प्रविष्टियां प्रदर्शित करता है जिनमें बी इस रकम के लिए ऋणी दर्शाता है बी को। तो ये प्रविष्टियां सुसंगत है, किंतु साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य भी देना जरूरी होता है। ये हमारी धारा 28 कहती है। इसके बाद में धारा 29 से 32 में लोक प्रकृति के बारे में बात की गई है। तो लोक प्रकृति में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, उसे हम समझते हैं। धारा 29 को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर कर लेना चाहिए जो धारा 28 से रिलेटेड है, क्योंकि ये शब्द जो कारोबार शब्द इस्तेमाल है, देखा जाए तो धारा 26 जो न्यू अपना लॉ है 2023 का, उसमें 26 के बी में भी क्या लिखा है? जब वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था। तो ये कारोबार के मामूली अनुक्रम में यहाँ पे भी किया गया है और धारा 28 में भी कारोबार के अनुक्रम में। तो दोनों में अंतर क्या है? दो जगह एक ही बात को क्यों लिखा गया है? तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 26 में ऊपर लिखा है व्यक्ति न्यायालय में नहीं आ सकता, कारण है मर गया है या मिल नहीं रहा है या असमर्थ हो गया है, विलंब होगा, व्यय होगा। तो ऐसे व्यक्ति न्यायालय में नहीं आ पा रहे हैं, तो कारोबार के अनुक्रम में उनने जो भी रखा है, अपने पास में कोई चीज़ रखी हुई है लिखित में हस्ताक्षरित अभिस्वीकृतियाँ, तो वो सुसंगत होती है। इसी प्रकार से धारा 28 में
जो व्यक्ति लिखता है वो भी जीवित है और न्यायालय में आता है और आज आना ही चाहिए, क्योंकि एविडेंस की वैल्यू उससे बढ़ती है। तो ये दोनों में अंतर है, ये मैंने लिखा हुआ आप देख सकते हैं। धारा 26 जो अभी हमने पढ़ा है, व्यक्ति संपुष्टि की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो है ही नहीं ना, तो उसकी संपुष्टि कैसे होगी? जैसे मर गया है, सॉरी मर गया तो 26 के ए में है, बी में है, बी में भी ये हो सकता है कि नहीं आ पा रहा है किसी भी कारण से, मर गया, तो संपुष्टि की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पे। लेकिन यदि धारा 28 में देखा जाए तो संपुष्टि आवश्यक होता है, क्योंकि जो बात आपने कहा है, जो कारोबार के बारे में आपने लेखा पुस्तक दी है, उसको स्वतंत्र साक्ष्य की आवश्यकता भी पड़ती है, तब जाकर उसकी संपुष्टि होती है। और यहाँ पे देखा जाए धारा 26 में तो जो व्यक्ति है नहीं या आ नहीं सकता तो उसको फ़ायदा देती है। यहाँ पे स्वयं आ सकता है क्योंकि वो व्यक्ति जीवित है, ठीक है। और यहाँ पर व्यक्ति न्यायालय में आ नहीं सकता, ये क्लियर हो गया। दायित्व आरोपित करने के लिए पुष्टि भी आवश्यक होती है धारा 28 के अकॉर्डिंग, और न्यायालय में आ भी सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब जो हमारे लोक अभिलेख की प्रविष्टियां हैं कहाँ कहाँ दिया गया है, तो मेनली तो धारा 29 है और उसी से रिलेटेड ये बाकी धाराएं भी हैं। मेनली विशेषता हमें धारा 29 में ध्यान देना है। क्या बोलती है? लोक अभिलेख जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी आएगा, धारा 29 में बात किया गया, उसे हम पढ़ेंगे। और धारा 30 क्या बोलती है? मानचित्र, चार्ट और रेखांक, तीन ही चीज़ें जो किसने सरकार के अंतर्गत निकाली जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो वो रिलीवेंट होती हैं। इसी प्रकार धारा 31 कहता है कि अधिनियम अधिसूचनाएं जो सरकारी हैं, सरकारी अधिनियम अधिसूचनाएं जो बनाई गई हैं, तो वो सभी भी सुसंगत होती है जब न्यायालय में पेश किया जाता है। इसी प्रकार से सेक्शन 32 बोलती कि विधि पुस्तक है या विधि का कोई निर्णय है वो भी सुसंगत होता है। लेकिन इसमें कोई विधि की पुस्तक या न्यायालय का कोई निर्णय को समाचार पत्र ने छाप दिया समाचार में, तो समाचार पत्र में छापी गई जो रिपोर्ट होती है वो लोक अभिलेख में नहीं आएगी और सुसंगत नहीं होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं धारा 29 में लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या बोला गया है? कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टि की सुसंगति, क्या वो सुसंगत है या नहीं? तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लोक अभिलेख में क्या क्या आता है, अभी तो हम धारा को पढ़ेंगे डिटेल में, उसके कंटेंट भी मैं आपको लिखाऊंगा और आपको उससे बहुत बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि मेरे स्वयं के द्वारा बनाए गए कंटेंट हैं। अब यहाँ पर उदाहरण में क्या समझ सकते हैं कि जन्म का रजिस्टर जो बनाते हैं नगर पालिका या कोटवार के द्वारा जो बनाया जाता है, तो जन्म का रजिस्टर और मृत्यु का रजिस्टर दोनों ही निश्चायक सबूत होते हैं धारा 29 के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके लिए क्या देना पड़ता है? जैसे कि जन्म का रजिस्टर न्यायालय में ले जाना है, मृत्यु का रजिस्टर तो पूरा रजिस्टर तो नहीं ले जाएंगे, उसमें प्रमाणित प्रतिलिपि देता है लोक सेवक, तो जो प्रमाणित प्रतिलिपि है वो सबूत के रूप में हम न्यायालय में देंगे और न्यायालय उस बारे में उपधारणा करेगा। इसी प्रकार मतदाता सूची में प्रविष्टियां हैं कि किसने दिया किसने नहीं दिया है, तो जो चुनाव का रजिस्टर है वो भी लोक अभिलेख कहलाएगा। और इस प्रकार से यदि इनमें से भी किसी में किसी प्रकार का कोई संदेहास्पद है डॉक्यूमेंट, तो उसका कोई भी साक्षिक मूल्य नहीं होता है, ये विश्वसनीय होना चाहिए। और लोक सेवक द्वारा दिया जा रहा तो उसमें विश्वास किया जाता है, लेकिन यदि संदेह है तो उसका कोई भी मूल्य नहीं माना जाएगा। अब आती है सेक्शन 32 जो बची हुई है, तो सेक्शन 33 कहती है कि कथन का कितना भाग साबित किया जा सकता है, तो ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। न्यायालय की विवेकाधिकार है कि वो बताएगा कि कितना मैटर चाहिए, जो न्यायालय में जांच चल रही है उसमें कितना सबूत चाहिए जितना साबित करने के लिए आवश्यक है, तो वो हर मामले की परिस्थिति में डिपेंड करता है और न्यायालय के विवेक में डिपेंड करता है कि कितना सबूत दिया जाना चाहिए। तो यदि अगर प्री में भी आता तो आपको याद रखना लेखा पुस्तक प्रविष्टि 28 में है। 29 में क्या है? तो ये लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात हो रही है, तो किस में क्या क्या आएगा? क्या प्रमाणित क्या देते हैं इसमें? प्रमाणित प्रतिलिपि। अच्छा, चुनाव का रजिस्टर आएगा क्या इसमें? यहाँ सुसंगत होता है क्योंकि लोक अभिलेख माना जाएगा। एफआईआर में जो पुलिस अधिकारी लोक सेवक है वो भी जब लिखती है तो क्या वो भी स्वीकार किया जाएगा? तो खंडन या इस पर संपुष्टिकरण के लिए इसे माना जाता है और स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार जन्म और मृत्यु रजिस्टर जो बनाया गया है नगर पालिका के माध्यम से,
तो वो भी सुसंगत होता है और न्यायालय में साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है। अब हम इसके महत्वपूर्ण कंटेंट, आवश्यक तत्व बनाते हैं जो धारा 28 है। आप एक बार धारा 28 पढ़िएगा और फिर इन कंटेंट को पढ़िएगा, आपको बड़े आसानी से धारा समझ में आएगी। क्या लिखा हुआ है धारा में? तो लेखा पुस्तक की प्रविष्टि कब सुसंगत होगी, ये धारा 28 है। कंटेंट इसका देखा जाए सेक्शन के साथ में, तो पहला है लेखा पुस्तक में प्रविष्टियां की जानी चाहिए। लेखा पुस्तक क्या होती है आपको मैंने बता दिया है। जो पुस्तक जो एक बाउंड है, बंधा हुआ है, वो बुक है, तो वो लेखा पुस्तक आएगा। अब उसमें दूसरा पॉइंट, प्रविष्टियां कारोबार के अनुक्रम में की जानी चाहिए। कोई कारोबार चल रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए रेगुलर आप करते हैं, दिन प्रतिदिन, या हवर्स का काम है तो हवर्स में हवर्स काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं उसमें, तो वो माना जाएगा। तो कारोबार के अनुक्रम में होनी चाहिए। तीसरा, प्रविष्टियां नियमित रूप से की जानी चाहिए। जैसे कारोबार चल रहा है तो सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। उसका भी एक रूल होता है हर चीज़ का, नियमित का, कि कैसे यूज़ होता है, उसे आगे देखेंगे अपन। चौथा, न्यायालय द्वारा जांच किया जा रहा कोई विषय है और उस विषय से संबंधित होना चाहिए लेखा पुस्तक। ठीक है। अब इसका इलस्ट्रेशन जो हम पहले पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या है, ए बाद लाया है बी पर, किस लिए? लेखा भैया प्रविष्टि ए ने बी पर बाद लाया है, किस लिए? ऋण के लिए, इससे ऋण लेना है। तो लेखा वहियों में जो प्रविष्टि हैं वो दिखाता है ए। अब जिसमें ऋणी की बात है कि ये ऋणी है, इसे कुछ पैसे देना है, तो ये चीज़ न्यायालय में हम दे सकते हैं और धारा 28 में सुसंगत होगी वो। और इसके साथ में सुसंगत तो हो गया, लेकिन लेखा पुस्तक के साथ साथ में इतना पर्याप्त नहीं है। इस कथन की लेखा पुस्तक की संपुष्टि होना आवश्यक होता है ताकि हम हमारी सबूत को अच्छे से रख सकें। अब धारा 29 देखते हैं। 29 में क्या बोला गया है? कर्तव्य पालन में लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टि के बारे में। हमने तो ऊपर की सारी बातें पढ़ ली हैं। अब धारा का जो कंटेंट है आप इसको पढ़ेंगे और इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। पहला कंटेंट बनेगा कि कोई प्रविष्टि की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है लास्ट में कहीं पे प्रविष्टि की गई है, ये प्रविष्टि की गई है लिखा हुआ है, तो कोई प्रविष्टि किया जाना चाहिए। प्रविष्टि कौन करता है? तो लोक सेवक। ये वर्ड यहाँ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन लोक सेवक ही करता है प्रविष्टि, क्योंकि लोक अभिलेख है ना। तो प्रविष्टि लोक अभिलेख द्वारा किया जाना, लोक सेवक द्वारा किया जाना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। और प्रविष्टि किस विषय में होनी चाहिए? जो लोक सेवक ने किया है, लोक पुस्तक है, राज्य की पुस्तक है, रजिस्टर है, या कोई अभिलेख है, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, इनमें की जानी चाहिए। प्रविष्टि लोक सेवक द्वारा की जानी चाहिए। और प्रविष्टि सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य, रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रही हो, कथन करनी चाहिए। तो ये हमारे 4 कंटेंट हो गए। अब जब इतनी चीज़ें अगर है कंटेंट में जो अभी हमने पढ़ा है, तो क्या आएगा? 29 में आ जाएगा। और लोकाभिलेख क्या होता है वो भी आपको पता है। एक केस था सुशील कुमार बनाम राकेश कुमार, 2001 सुप्रीम कोर्ट का था। इसमें क्या हुआ था, स्कूल रजिस्टर जो बनाता है आयु प्रदर्शित करने के लिए कि ये इतने वर्ष का है या इतने वर्ष का नहीं है, तो इसमें इसे रिलीवेंट नहीं माना गया था। और कारण न्यायालय ने दिया था कि व्यक्ति नौकरी में फ़ायदा पाने के लिए जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो आयु कम दिखाता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली है, तो जन्म कुंडली भी विश्वसनीय नहीं है, इस धारा के अनुसार सुसंगत नहीं माना गया उसे। अब जो लोक अभिलेख हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे लोक अभिलेख तो 161 में जो बयान दिया है पुलिस को, तो पुलिस को जो बयान दिया जाता है सीआरपीसी 161 के अकॉर्डिंग, तो वो संपुष्टि के लिए कि आपने ये बोला था, या खंडन के लिए कि आपने तो पहले ये बोला था और अब ये बोल रहे हैं, तो उसके लिए यूज हो सकता है। किंतु और ये धारा में 29 में अंतर्गत आता भी, सुसंगत भी है, लेकिन मौलिक साक्ष्य इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन धारा 29 के अंतर्गत ये सुसंगत माना जाएगा। तो लेखा पुस्तक के बारे में हमने पढ़ लिया है। 29 से लेकर 32 तक किससे संबंधित है? लोक से संबंधित है। अब इसमें धारा 30 में देखा जाए तो 3 बातें हैं, मानचित्र, चार्ट और रेखांक, 3 ही विषय में बात करता है। क्या है इसमें? जो विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य के बारे में है। मानचित्र, प्रकाशित मानचित्र, चार्ट और लोक विक्रय के लिए साधारण प्रस्थापित किए जाते हैं, या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, दोनों सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए हैं। तो जब सरकार के अधीन बनाए गए मानचित्र हैं, रेखांक हैं, तो ये सुसंगत होंगे न्यायालय में जब इनके बारे में साक्ष्य दिया जाएगा। तो
इसी प्रकार से धारा 31 क्या कहती है, अधिनियम या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कैसा नेचर है। 3 बातें याद रखना है इसमें। धारा 31 में अधिनियम के बारे में है, दूसरा अधिसूचना के बारे में है, और तीसरा कैसे नेचर का, ये लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में है। ये वर्ड सबसे महत्वपूर्ण है, लोक प्रकृति का तथ्य। तो जबकि न्यायालय में किसी लोक प्रकृति के तथ्य के एग्जिस्टेंस के बारे में ओपिनियन बनानी हो, तब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबंधित शासकीय राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में तात्पर्य होने वाले किसी मुद्रित पत्र या इलेक्ट्रॉनिक पत्र या डिजिटल प्रारूप में अंतर्विष्ट परिवर्णन में किया गया है, तो ये सब सुसंगत होंगी। 3 चीज़ें, अधिनियम और अधिसूचनाएं सुसंगत होंगी अगर लोक प्रकृति की हैं तो। 31 में मैं ज़्यादा डिटेल में इसे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है और सिंपल है प्रोविज़न। 28 और 29 इम्पोर्टेंट था तो उसे हमने डिटेल में पढ़ा है। इसी प्रकार से कोई पुस्तक है तो ये पुस्तक में अंतर्विष्ट किसी विधि की कथन, विधि के बारे में कोई कथन की सुसंगति, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भी है। इलेक्ट्रॉनिक अर्थ क्या हो गया, आईटी एक्ट आने के बाद में आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी वैल्यू बढ़ गई है, और जो 2023 में अमेंडमेंट हुआ तो प्राथमिक साक्ष्य में 4 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिलीवेंट प्राथमिक साक्ष्य के रूप में कहा गया है, जिसके बारे में हम लेक्चर बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है और ये चीज़ें सुसंगत होती है। क्या लिखा हुआ है, जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी हो और तब ऐसी विधि का कोई भी कथन ऐसी किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है जो देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित है, प्रकाशित है, या जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल भी है, विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्य है, ऐसे देश के न्यायालयों के विनिर्णय की रिपोर्ट है। 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे, विधि की पुस्तकें और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें और विनिर्णय की रिपोर्ट यानी न्यायालय के निर्णय, ये सारी चीज़ें सुसंगत होती है। धारा कहाँ पे, 32 में। अब यहाँ पे सबसे लास्ट धारा आती है इसकी कि जो कथन हम दे रहे हैं, 32 में लिखा कथन में से कितना साबित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बुक है और हमें जो न्यायालय में जांच हो रही वो केवल 1 पेज में उस बुक में लिखा हुआ है, तो क्या पूरी बुक को साबित करने की आवश्यकता है? नहीं, केवल उस 1 पेज को साबित करने की आवश्यकता है जिसमें वो प्रोविज़न है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है किसी बड़े भाग कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का है या किसी ऐसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट जो किसी पुस्तक या पत्रों का या कागज की संसक्त हैं, तो उसमें से उतने ही साबित करेंगे आवली का भाग है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग के रूप में अंतर्विष्ट है, तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागजों की आवली के उतने का ही, ना कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा। जितने की आवश्यकता है उतने से प्रूफ किया जाएगा। यह न्यायालय बताएगा कि कितना प्रूफ करना है। जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को और परिस्थितियों को जिनके अधीन वह किया गया पूर्णतः समझने के लिए विशिष्ट मामले में आवश्यक है, तो उतनी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए न्यायालय में लाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। तो ये हमारा प्रोविज़न हो गया और ये विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन हैं। तो ये सारे विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन सुसंगत होते हैं और सभी की अपनी एक वैल्यू होती है। आशा कि आप सभी को समझ आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।